Question number 14.1. A plane conducting loop is located in a uniform magnetic field that is directed along the x-axis. For what orientation of the loop is the flux maximum and for what orientation is the flux minimum? अब इसमें हमने फ्लक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है। वेरी फर्स्ट केस, जब फ्लक्स मैक्सिमम है, कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा? बेसिकली फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, flux is equal to B dot A. B is the magnetic field and A is the area vector. अब जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हों तो उनके दरमियान एंगल 0 बनता है, तो उस वक्त फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी, क्योंकि cos 0 1 होता है। So when a conducting loop is held perpendicular to the magnetic field, it means the vector area is parallel to the magnetic field, then theta is 0, और जब थीटा 0 होगा तो cos 0 1 होता है, तो फ्लक्स की वैल्यू विल बी मैक्सिमम। सेकेंड केस, फॉर मिनिमम फ्लक्स, जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो cos 90 0 के इक्वल होता है, और इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम होती है। सो व्हेन अ कंडक्टिंग लूप इज हेल्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, in this case the vector area of the connecting loop is perpendicular to magnetic field strength, then the magnetic flux will be minimum. A current in a conductor produces a magnetic field which can be calculated using Ampere's law. Since current is defined as the rate of flow of charge, what can you conclude about the magnetic field due to stationary charges? What about moving charges? अब इस क्वेश्चन में सिंपली बताया गया है कि करंट कैरिंग कंडक्टर की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम अम्पेयर्स लॉ को यूज करते हुए फाइंड करते हैं। और यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर स्टेशनरी चार्जेस को हम कंसीडर करें तो क्या स्टेशनरी चार्जेस के हवाले से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अब चूंकि चार्जेस जब मूव करते हैं तो करंट जनरेट होता है, और करंट जब किसी कंडक्टर में से पास करता है तो तभी तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इट मींस स्टेशनरी चार्जेस के लिए करंट जनरेट नहीं होगा, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस इज 0 बिकॉज इन दिस केस द वैल्यू ऑफ करंट इज 0, सो द फील्ड विल बी 0। हेंस अम्पेयर लॉ को यूज करते हुए जो रिलेशन हमने फाइंड किया था, V = म्यू नॉट I over 2 pi r, यहाँ चूंकि करंट की वैल्यू 0 हो गई है स्टेशनरी चार्जेस के केस में, तो इट मींस बी भी क्या है? 0 है। सेकंड वो कह रहे हैं व्हाट अबाउट द मूविंग चार्जेस। अब चूंकि चार्ज जब मूव करते हैं तो करंट जनरेट होता है, और जब करंट जनरेट होता है, किसी कंडक्टर में से करंट पास कर रहा होता है, तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। सो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करंट विच प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। Next question, describe the change in the magnetic field inside a solenoid carrying a steady current if the length of the solenoid is doubled but the number of turns remains the same, and B part है कि number of turns is doubled but the length remains same. As we know, the relation for the magnetic field of solenoid is B is equal to mu naught Ni. Small n shows the number of turns per unit length. So first case, when length of the solenoid is doubled, let's suppose कि मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज प्रोड्यूस होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं B डैश से, और जो लेंथ में चेंज आ रहा है उसे रिप्रेजेंट करते हैं L डैश से। क्योंकि लेंथ डबल हो रही है, इट मींस L डैश इज इक्वल टू 2L एंड द नंबर ऑफ टर्न्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब इस रिलेशन में दिस रिलेशन विल बी चेंज इनटू B change into B prime is equal to mu naught N by L prime into I. अब वैल्यूज पुट करेंगे, L prime is equal to 2L. So next 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 into mu naught N I by L. ये बेसिकली इस रिलेशन को देखें तो ये इक्वेशन 1 आपकी वैल्यू है। सो बाय इक्वेशन 1 इसकी जगह आप जब B लिखेंगे तो B prime is equal to half of B. It means magnetic field is halved when the length is doubled. Next B part,
The number of turns is double but the length remains same. As we know the relation, as we have discussed already, B is equal to mu naught and I by L. As B is changed into B prime and number of turns is changed into N prime is equal to 2 times N, क्योंकि number of turns को डबल करना है. So equation 1 में B will be changed into B prime, N will be changed to N prime. अब यहाँ वैल्यूज पुट करें, N prime is equal to 2N, 2 को कॉमन लेंगे तो B prime is equal to 2 times mu naught N by L into I. This is equation 1. Equation 1 से जब इसे relate करें तो we can write B prime is equal to 2B. Hence the magnetic field is double when the number of turns is doubled. ये वाला जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. Question number 14.4. At a given instant, a proton moves in the positive x direction in a region where there is a magnetic field in the negative z direction. What is the direction of magnetic force? क्वेश्चन में सिचुएशन कुछ यूं दी गई है कि एक प्रोटॉन x डायरेक्शन में मूव कर रहा है और -z डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, तो आपने बताना है कि फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है. So by using the right hand palm rule, you can show the direction of force. The direction of finger shows the direction of magnetic field and the thumb shows the direction of motion of protons. So this perpendicular shows the direction of force and this is along the y-axis. So by the right hand rule, force is perpendicular to V and B along y-axis and the value of this force is F is equal to Q into V cross B. Next part, will the proton continue to move in the positive x direction? Explain. अब यहाँ देखें अगर तो प्रोटॉन क्या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ फोर्स y डायरेक्शन में एक्ट करती है as we have discussed by using the right hand palm rule. So इस फोर्स के लगने की वजह से अब प्रोटॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट करेगा. ये चार्ज टू मास रेशियो वाले टॉपिक में हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉइंट टू पॉइंट कैसे वेरी करती है उसको हमने डिस्कस किया था. सो द प्रोटॉन विल नॉट कंटिन्यू टू मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन सिंस द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग एट द राइट एंगल टू द मोशन ऑफ कंडक्टर. Therefore it will move along a circular path in the xy plane. Two charged particles are projected into a region where there is a magnetic field perpendicular to their velocities. If the charges are deflected in opposite direction, what can you say about them? दो चार्ज पार्टिकल्स हैं और उन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं और अब ये दो चार्जेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसमें क्या सिचुएशन हो सकती है? Why these charges are moving इन अपोजिट डायरेक्शन? इनका अपोजिट बिहेवियर होने की रीजन क्या है? स्टूडेंट्स, जब चार्जेस को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करें तो यहाँ इन चार्जेस के ऊपर कोई फोर्स लगेगी और उस फोर्स को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फोर्स का. और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वी कैन फाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल. और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, दीज फिंगर्स इनसाइड डायरेक्शन में ये शो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्टेड इनटू द पेज है. थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस. अब ये जो परपेंडिकुलर पाम से निकल रहा है, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो पॉजिटिव चार्जेस अगर होंगे इट मींस ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और नेगेटिव चार्ज के लिए दिस विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इससे यही पता चल रहा है कि अगर दो चार्जेस की डिफ्लेक्शन अपोजिट है तो इट मीन्स उन चार्जेस के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो है क्या है? अपोजिट है, यानी बोथ चार्जेस आर अपोजिटली चार्ज्ड. क्वेश्चन नंबर 14.6. Suppose that a charge q is moving in a uniform magnetic field with velocity v. Why is there no work done by the magnetic force that acts on the charge q? अब फोर्स की जो वैल्यू है मैग्नेटिक फोर्स की, दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B. और अगर हम चार्जेस को अलाउ करते हैं टू मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन है.
और यहाँ अगर हम देखें तो फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बन रहा है. इट मीन्स द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट D is also 90 degree. So from the definition of work, W is equal to FD cos theta. Here theta is 90 degree. Cos 90 is 0. So W is 0. And no work is done by the magnetic force. Or as we have discussed earlier, that magnetic force क्योंकि कोई काम नहीं करती तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये basically just चार्जेस को क्या कर रही होती है, डिफ्लेक्ट कर रही होती है. क्वेश्चन नंबर 14.7. इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस, कैन यू से दैट मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन इज जीरो. अब ये जो सिचुएशन है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फोर्स का जो रिलेशन है वो पढ़ा था, F इज इक्वल टू क्यू इंटू बी क्रॉस बी, दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा जब क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करें. अब इस रिलेशन को देख के फोर्स कब जीरो हो सकती है. फर्स्ट केस ये कि अगर फील्ड जीरो हो, बी जीरो है तो फोर्स जीरो है. सेकंड ये हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू द फील्ड. इन दिस केस थीटा इज जीरो, एंगल जीरो है और साइन जीरो विल बी जीरो और होल फोर्स इज आल्सो जीरो. नेक्स्ट ये भी सिचुएशन हो सकती है कि चार्जेस की डायरेक्शन ऑफ मोशन और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो, एंटी पैरेलल हो. तो इस केस में थीटा 180 डिग्री होगा तो साइन ऑफ 180 इज जीरो, सो फोर्स विल बी जीरो. Why does the picture on a TV screen become distorted when a magnet is brought near the screen? क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक टीवी स्क्रीन में जो इमेज प्रोड्यूस होती है उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है जब हम कोई बाहर से मैग्नेट को करीब लेकर जाते हैं, तो इसकी रीजन क्या है. स्टूडेंट्स, यहाँ जो टीवी डिस्कस किया जा रहा है दैट इज अ कैथोड रे ट्यूब टीवी. इसमें ट्यूब लगी होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है और द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गन इज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स. अब ये इलेक्ट्रॉन्स टीवी स्क्रीन के डिफरेंट पॉइंट्स पे जाके जब स्ट्राइक करते हैं तो इमेज प्रोड्यूस होती है. अब एज इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स एंड दे मूव, सो बेसिकली करंट इज जनरेटेड. अब हमें पता है कि जब किसी रीजन में करंट जनरेट हो तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है. अब इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी एक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन जब हम बाहर से किसी मैग्नेट को करीब लेकर जाएंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कोई होगी. अब इलेक्ट्रॉन बीम्स की मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से पिक्चर on TV screen will be disturbed. As the picture on TV screen is formed due to beam of electrons, when a magnet is brought near the screen, the path of electrons is disturbed due to magnetic force, so the picture on TV screen is distorted. Question number 14.9. Is it possible to orient a current loop in a uniform magnetic field such that the loop will not tend to rotate? सिचुएशन ये पूछी गई है कि अगर हम किसी करंट लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो लूप रोटेट ना करे. यस, इट इज पॉसिबल. अगर हम लूप का जो प्लेन है उसे परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो ऐसे केस में जो एंगल की वैल्यू है वो होगी 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है वी हैव ड्राइव्ड द रिलेशन टॉर्क इज इक्वल टू NIAB cos of alpha, where N is the number of turns, A is the area of the loop, B is the applied magnetic field, I is the value of the current passing through the conductor. और जब एंगल 90 है तो cos 90 is 0, so torque will be automatically 0. तो ऐसा हो सकता है कि हम करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखें लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर जो टर्निंग इफेक्ट है वो प्रोड्यूस ना हो. सो when plane of the coil makes an angle of 90 degree with the magnetic field, the torque on the coil will be 0. In this condition, the coil will not tend to rotate. Next question 14.10. How can a current loop be used to determine the presence of a magnetic field in a given region of space? कि एक करंट कैरिंग लूप को
आप किसी रीजन में रखें तो आपको कैसे पता चलेगा उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। एज वी नो, जब हम किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक रोटेशन या टर्निंग इफेक्ट जनरेट होता है। तो इस टर्निंग इफेक्ट की मौजूदगी से ही हम गेस कर सकते हैं कि उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। If we place a current carrying loop in a uniform magnetic field at different orientations, a torque is produced in the loop. But if there is no torque, it means there is no magnetic field. So that's all about the short questions. How can you use a magnetic field to separate isotopes of a chemical element? किसी केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप्स को हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस कंसीडर कि हमारे पास एक मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में आयन प्रोड्यूसर लगा होता है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस द आयंस, और इन प्रोड्यूस्ड आयंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से, बैटरी की मदद से एक्सरेट करते हैं टू अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ v। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, एंड दिस फोर्स विल एक्सरेट द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्कुलर पाथ। और यहाँ डिफरेंट मैसेज के जो चार्जेस होंगे और डिफरेंट रेडाई में सर्कुलेट करेंगे। सो द मैग्नेटिक फोर्स सर्कुलेट्स द चार्जेस। सो इन दोनों फोर्सेस का, मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का हम कंपैरिजन करेंगे। E by m इज इक्वल टू V by BR, R इज इक्वल टू MV over EB। और यहाँ अगर हम देखें तो VEB तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड हमने कोई कांस्टेंट अप्लाई की हुई है, जिस वेलोसिटी के साथ चार्जेस मूव कर रहे हैं उसकी भी फिक्स वैल्यू है। सो इससे पता चल रहा है कि अगर ये फैक्टर सारा कांस्टेंट है तो R is directly proportion to m। ग्रेटर मैस रेडाई जो चार्जेस का होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और स्मॉलर मैसेज वाले चार्जेस का रेडियस क्या होगा, कम होगा। Therefore, the isotopes of different masses will have different radii of their circular path, hence they can be separated by a magnetic field.